हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो टॉप करना, अपने एग्जाम्स में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर। हमने डिस्कस की थी FW टेलर की टेक्निक्स और सब 14 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे हेनरी फ्योल के। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जिसने वो हमारी वीडियो नहीं देखी, जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं ये। सबसे पहले इनका मीनिंग, फिर नेचर और इम्पोर्टेंस पर चलेंगे। These are those statements that work as rules and guidelines for taking necessary decisions or actions by a manager। यानी इसका मतलब होता है, ये वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में रन होते हैं, जो डिसिप्लिन और मेमोरेंडम, वो सॉरी डिसिप्लिन और डेकोरम जो फॉलो किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक पर। सबसे पहला पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जैसे कि आप जानती हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो हर जगह चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। चाहे वो एक ढाबा हो, या फिर एक डॉक्टर क्लिनिक हो, या फिर एक 10,000 करोड़ की कंपनी हो। हर प्रोफेशन में आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। वही बात इसमें बताइए, इसलिए वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। सेकंड पॉइंट चलता है हमारा जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं? वो गाइडलाइंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। वही बात इसमें बताइए। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो ये कैसे आते हैं, कैसे आप रूल्स और रेगुलेशंस को, इनका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पता लगता है आपको? एक्सपीरियंस से पता लगता है। जैसे कि आप जैसे जैसे आप फैक्ट्री में काम करते जाते हैं, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है, उस तरह से आपको इनकी नॉलेज होती है। कहाँ पर क्या यूज़ करना है, किसको क्या बत बोलना है, ये किस रूल किस रूल को फॉलो करते हुए आपको सैलरी देनी है, किस रूल को फॉलो करते हुए हमें अपने एम्प्लॉयज़ से बातचीत करनी है। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही पता लगती हैं दोस्तों। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एक तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। सबसे पहली बात तो क्यों फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे होते हैं, हम बताता हूँ आपको। सपोज़ जैसे कि एक कंपनी जो है वो चेयर की कंपनी है सपोज़। तो उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी वो मिनिमम जो क्वांटिटी सेल करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो 7 चेयर है। इससे कम वो किसी को नहीं देती, या तो इससे ज़्यादा तो दे देती है, लेकिन इससे कम वो किसी को सेल नहीं करती। वो एक फैक्ट्री है। तो वहाँ पर चला गया, सपोज़ कोई फ्रेंडली रिलेशन हो गया, कोई फ्रेंड आ गया उसी कंपनी के ओनर का, तो वहाँ तो उसके चेंज करना पड़ जाएगा, उन्हें अपने रूल्स को थोड़ा मॉडिफ़ाई करना पड़ जाएगा। वही बात इसमें बताई है। तो ये होता है फ्लेक्सिबल इसलिए। अब फिफ्थ पॉइंटर आते हैं, फॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट। कौन बनाता है इनको? कोई राह चलता आदमी बनाएगा? नहीं दोस्तों, ये बनाते हैं जिन्हें 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मैनेजमेंट के अंदर। वो 10 साल से कंपनी को संभाल रहे हैं, कोई 20 साल से कंपनी को संभाल रहा है। वो लोग बनाते हैं ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट, बिहेवियर एंड नेचर। ये बिहेवियरल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो फ्रेंड वाला, वो चेयर फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल। चलिए दोबारा बताता हूँ। एक चेयर फैक्ट्री है, वहाँ पर एक कस्टमर आया। नहीं, एक चेयर फैक्ट्री है वहाँ पर। उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है, मिनिमम सेलिंग जो करती है वो होती है 7 चेयर। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी ले सकते हो। तो वहाँ पर उसका फ्रेंड आ गया उस ओनर का। उसने बोला मुझे तो भाई 4 कुर्सी चाहिए, मैं तो नहीं 7 का मैं क्या करूँगा, मेरे को तो 4 ही चाहिए। तो उस टाइम वहाँ पर हमें अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना पड़ता है, अपने रूल्स को मॉडिफाई कर जाना पड़ता है। वही बात इसमें बताई है मैंने। तो हम उसको 4 चेयर देंगे, क्योंकि हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी फुलफ़िल करनी होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसके अंदर कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में। कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक कंपनी का रूल है, वो हर साल 10,000 की सेल करती है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उस सेल को डबल करने की कोशिश करती है, फिर नेक्स्ट ईयर उसको डबल करने की कोशिश करती है। सपोज़ पहले साल उन्होंने 10,000 की सेल की, नेक्स्ट ईयर की उन्होंने 20,000 की सेल, उससे नेक्स्ट ईयर 30,000 की सेल, इस तरह करते करते बढ़ती जाती है। तो जब ये इफेक्ट पड़ा, तो किस पर पड़ेगा उसकी सेल का? सेल्समैन पर पड़ेगा? अरे नहीं दोस्तों, ये पड़ेगा पूरी कंपनी के ऊपर। कंपनी के नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा। यही बात होती है इसमें। अब बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हर चीज़, जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, सिस्टमैटिकली ही चलते हैं इसके अंदर। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अपने लिमिट, इसका मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं उनको इस तरह से यूज़ करना जिससे कि हमें हमारे काम में एफिशिएंसी आ जाए और हमारा गोल अचीव हो जाए। और साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं उनकी मदद से ही, उनकी हेल्प से हम सारे अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। अगर लिमिट रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी भी हम उनको अचीव कर पाते हैं। रिलायबल, हर प्रिंसिपल रिलायबल होता है, उन पर हम बिलीव कर सकते हैं। इस वजह यही बात है इसमें से। और थर्ड पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजन, जिससे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम जो डिसीजन लेते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और साइंटिफिक होते हैं। अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करके डिसीजन लें तो डेफिनेटली हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यही बात इसमें बताइए। अब फोर्थ पॉइंट पॉजिटिव रिजल्ट, जैसे कि मैंने अभी साइंटिफिक डिसीजन में बताया है, जब हम डिसीजन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करते लेते हैं तो रिजल्ट भी इफेक्टिव आते हैं। क्रिएट्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी अगर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे, आपको पता होगा क्या स्टैंडर्ड है, क्या साइज़ है और किस चीज़ को बनाना है। जब आपको ये सारा कुछ पता होगा अपने प्रिंसिपल्स का यूज़ करके, तभी आप एफिशिएंसी गेन पर कर पाएँगे। यानी कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप अचीव कर पाएँगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन टू स्टाफ। अब स्टाफ को कैसे मोटिवेशन होता है इसमें? जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हुए हैं काफ़ी सारे प्रिंसिपल, जिसमें हम बताते हैं कि रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज़, एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल। उसमें बताया है कैसे आप एम्प्लॉइज़ को टाइम पर सैलरी देनी है जिससे कि वो मोटिवेट रहें। इक्विटी वाला भी एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, उन्होंने उसमें बताया है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, हमको इक्वली ट्रीट करो। वही बात, इस वजह से एम्प्लॉइज़ मोटिवेट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से। वहाँ पर एम्प्लॉइज़ जब मोटिवेट होंगे तो वो आपको प्रोडक्टिविटी देंगे, यही बात है। से इसके अंदर अब बात करते हैं इफेक्टिव डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन की। यही इसमें बता देता हूँ मैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि आपके जब मोटिवेट होंगे एम्प्लॉइज़, जब आपको टाइमली सैलरी मिलेगी, टाइमली वेजेस मिलेंगे, आपको गिफ्ट वगैरह, इंसेंटिव वगैरह मिलेंगे एम्प्लॉइज़ को, तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, उनका स्टाफ जो होगा वो इफेक्टिवली काम करेगा। ये पॉइंट है इसके अंदर। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप सब एम्प्लॉयज़ को अपने मोटिवेट करोगे उसके फ्योल के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए, एफडब्ल्यू टेलर्स की, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे जो है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी एक तरीके से फुलफिल होती रहेगी, क्योंकि मेन काम तो सोसाइटी को ही सर्व करने का है हमारा। और वो सब प्रिंसिपल्स वही बताते हैं किस तरह आपको सोसाइटी को सर्व करना है। तो यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों इस वीडियो का। मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। जिसने पूरी कोई भी वीडियो नहीं देखी, जाकर देखिए। प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप इन सब वीडियोस को आगे से समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।